This conference will now be recorded. नमस्कार वैद्यगण। आज दिनांक 4 फरवरी 2022 कैलासवासी गुरुवर्य वैद्य अनिल पानसे सर स्मृति निमित्त आयोजित आयुर्वेद व्याख्यानमाला का 11वां पुष्प सर को अर्पित करने जा रहे हैं हम। आज का विषय बहुत ही अलग है। शरीर के कुछ भाव पदार्थों का नैदानिक दृष्टया प्रत्यक्ष परीक्षण। और आज के वक्ता वैद्य सुस्मिता त्रिलोक धोपेश्वरकर मैम का बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे। मैम की जो इंट्रोडक्शन है मैं वो देना चाहता हूँ। मैम ने एमडी पुणे यूनिवर्सिटी से किया, एमए संस्कृत तिमवी विद्यापीठ से किया है। मैडम ने एमए हिंदी राष्ट्रभाषा ये भी डिग्री ले चुकी है। वर्क एज अ विजिटिंग वैद्य इन आदिवासी एरियाज ऑफ कशे कर्जत। वर्क एज अ असिस्टेंट कैंसर रिसर्च प्रोजेक्ट BSDT Cancer Research Hospital Wagholi. Worked as a consultant Vaidya at Panchakarma Department of Nanal Hospital, Pune. Worked as a consultant in Radha Krishna Dharmartha Ayurved Rugnalay of Bhide Trust, Pune. Worked as a consultant Vaidya in Ayurved Department of Dinanath Mangeshkar Hospital, Pune. And working as a consultant Vaidya at Punarvasu Chikitsalay, Shivaji Nagar, Pune. Now running Panchakarma Chikitsalay on a well-developed Ayurvedic clinic parallel to daycare unit, able to handle many types of casualties and emergencies since 1992. A very sincere volunteer and promoter to propagate Ayurveda. Madam का educational experience worked as a research member Triskandhakosh project of Timavi, Pune. Worked as a teacher in Tilak Maharashtra Vidyapit, Ayurved Mahavidyalay Wagholi and Punarvasu Prabodhini, Pune. Working as a teacher Vaidya Madhavacharya Gurukul of Vidyarthi Mitra Vaidya मावा कोल्लटकर आयुर्वेद प्रतिष्ठान, पुणे। मैडम को इसीलिए श्री वैद्य लक्ष्मीबाई बोरवनकर अवार्ड भी मिल चुका है। ऐसे आदरणीय आज के वक्ता वैद्य धोपेश्वरकर मैम को मैं विनती करता हूं कि वे अपने व्याख्यान से हमें साझा करें। मैम, ओवर टू यू। धन्यवाद। रागादिरोगान् सुततान् शक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् अशेषान् औत्सुक्यमोहारतिदान् जगान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। अभी आपको बताया गया कि कैलाशवासी वैद्य अनिल पानसे की स्मृति में हमें व्याख्यानमाला आयोजित कर रहे हैं, तो उनको भी मैं पहले प्रणाम करके आज का ये व्याख्यान शुरू करना चाहती हूँ। पहले उनके बारे में मुझे 2 शब्द कहने हैं, क्योंकि वे मेरे गुरु बंधु, अच्छे मित्र, सह अध्यायी थे। जब मैं पहले वैद्य गाडगिल सर के यहाँ क्लिनिक में अनुभव लेने के लिए पहुंची थी, तो अनिल वहां पहले से ही वहां मौजूद था। वो फर्स्ट ईयर का और मैं सेकंड ईयर की। फिर भी हमारा कुछ अच्छा चल रहा था। 5-6 साल हमारे वहां सह अध्ययन में बहुत ही अच्छे गुजरे। उसने आग्रह किया, इसलिए मैंने 1 साल में अष्टांग हृदय का पूरा सूत्र स्थान मुखोद्गत किया था। इसमें उसका और सर का बहुत ही योगदान है, उसके लिए मैं उन दोनों की बहुत ही ऋणी हूं। अनिल एक ऐसा था कि सभी को साथ लेके अध्ययन करना और अध्यापन भी करना। सिर्फ अपने लिए उसने कुछ भी नहीं किया। कई वनस्पति दर्शन हो या औषधिकरण हो
और कुछ बाहर से वैद्य लोग आते थे, व्याख्यान देते थे, तो सभी जगह उसका मुक्त संचार था और वो अपने साथ बाकी मित्रों को, विद्यार्थियों को भी लेके जाता था। ऐसा नाम से ही अनिल एक झोंके की तरह आया और झोंके की तरह झट से चला गया। कोल्हटकर सर का जो ज्ञान दान का कर्म था, विद्यार्थी बनाने का कर्म था, वो उसने आगे शुरू रखा। बाकी के लोग भी कर रहे हैं, लेकिन उसने पूना छोड़ के गोवा में जाके ये बहुत बड़ा काम किया कि वहां के लोगों को, विद्यार्थियों को आयुर्वेद की तरफ उड़ने का उसने बहुत बड़ा काम किया। उसको यही हमारी श्रद्धांजलि होगी कि उसका काम हम आगे जारी रखें। पढ़ना, पढ़ाना और हमारा जो ज्ञान है वो हर एक रुग्ण के लिए उसका इस्तेमाल करना, उसका उपयोग करना। मराठी में कहते हैं कि गुरुने नीला ज्ञान रूपी वसा, आम्ही चालवू हा पुढे वारसा। ये हमारा अनिल नाम का जो गुरु है, उसका ये काम हम आगे जारी रखे, यही उसको अच्छी श्रद्धांजलि होगी, ऐसा मेरा कहना है। उसका ऐसा था कि जो कहा है उसकी प्रचिति लेना, नए नए कुछ कल्पनाएं है, संकल्प है, उसकी तरफ ध्यान देना, उसके लिए बहुत सारा योगदान देना। तो यही उसका जो गुण विशेष था, उसका मैंने सूत्र पकड़ के आज का जो मेरा विचार है, शरीर भाव पदार्थों का परीक्षण और उसका निदान में महत्व, ये चुना है। तो उसकी स्मृति को अभिवादन करके आज का ये मैं मेरा विषय शुरू करती हूँ। जब भी कोई पेशेंट हमारे सामने आ जाता है तो उसके रिपोर्ट देख के, एक्सरे देख के, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट देख के हम उसकी दवा नहीं देते हैं। शुद्ध आयुर्वेदिक व्यवसाय या प्रैक्टिस नहीं है। हमारा ध्येय क्या है? रोगम आदौ परीक्षेत ततो नंतरम औषधम। पहले रोग की परीक्षा करो, रोगी की परीक्षा करो, बाद में उसके लिए दवा चुन लो, मेरा लक्ष्य रहता है। तो रोग की परीक्षा कैसे की जाती है? व्याधि को देख के ही रोग की परीक्षा की जाती है। तो रोग की परीक्षा में दोष, बल, रोग के पूर्व रूप, जो रूप, उसकी संप्राप्ति, शरीर में उसका प्रवास कैसे रहा है, ये देखकर हम रोग का निदान करते हैं। बाकी साध्यासाध्यत्व, अरिष्ट लक्षण वो तो आगे आता ही है। तो इस रोगी की परीक्षा के लिए हमारे शास्त्र में या हमारे ग्रंथों में बहुत सारी परीक्षाएं दी है, आपको मालूम है। जैसे कि त्रिविध परीक्षा है, षड्विध परीक्षा है, अष्टविध परीक्षा है और दशविध परीक्षा है। मुझे ये बहुत अच्छी लगती है दशविध परीक्षा। दुष्यम देशम बलम कालम अनलम प्रकृतिम वयः सत्वम सात्व्यम तथा आहारम अवस्थाश्च पृथग्विधाः सूक्ष्म सूक्ष्मा समीक्षेषां दोषौषध निरूपणे यो वर्तते चिकित्सायां न स स्खलति जातुचित। जो वैद्य इस 10 अंगों को देखकर चिकित्सा करता है वो हमेशा सफल ही होता है, ऐसा व्यवहार में भी दिखाई देता है। तो आगे है त्रिविध परीक्षा, जिसमें है दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न। अष्टविध परीक्षा नाड़ी, जिह्वा, मल, मूत्र आपको मालूम है। षड्विध परीक्षा में पंच ज्ञानेंद्रियों से परीक्षा और प्रश्न परीक्षा।
तो ये त्रिविध परीक्षा में जो दर्शन परीक्षा है, तो उसमें प्रत्यक्ष परीक्षा, प्रत्यक्ष दर्शन हम दो प्रकार से करते हैं, एक प्रत्यक्ष रुग्ण को देख के और भाव पदार्थ देख के। अभी हम देखते हैं कि आयुर्वेदिक चिकित्सालय में जब लोग आते हैं तो उनकी ऐसी तकरार रहती है कि बहुत ही टाइम वेस्ट होता है। वो वेस्ट नहीं होता है, ये आगे जाके उनको पता चलता है। हर एक लक्षण, उनकी हर एक दिन की जो क्रिया होती है उसके बारे में बहुत सारी पूछताछ की जाती है, इतिहास लिया जाता है, जिसको हम रुग्ण पत्रक भरना बोलते हैं वो। लेकिन वो जो अच्छा वैद्य है वही ये कर सकता है। किस लिए करना है वो? अंशांश कल्पना, सूक्ष्म विचार, सूक्ष्म भाव उसके समझ में आने के लिए ये करना पड़ता है। अब उदाहरण के लिए देखो कि रजक का जो प्राकृत वर्णन किया है, शशाश्रु प्रतिमम यत्तु यद्वा लाक्षा रसोपमम तदार्थवम प्रशंसन्ति यद वासो न विरंजयत। यह है रजक की परीक्षा का करने के लिए जो श्लोक बताया है, शुद्ध रजक की परीक्षा। लाक्षा रस या खरगोश की खून की तरह लाल रंग का, और आगे जाकर जो लिखा है यद वासो न विरंजयत। अभी तो ये हम परीक्षा ज्यादा नहीं कर सकते, पर्पजली आपको रुग्ण को बोलना पड़ता है कि ऐसी परीक्षा करो, क्योंकि अभी जो इस्तेमाल किए जाने वाले जो सैनिटरी पैड्स है वो तो धोए नहीं जाते, और इसलिए हम यद वासो न विरंजयत ये परीक्षा नहीं कर सकते। आगे मैं आपको कुछ फोटोग्राफ दिखाऊंगी। लेकिन ऐसी जो परीक्षा है वो अगर हमने आयुर्वेद के हिसाब से ग्रंथ में जैसा दिया है वैसा किया तो हमें निदान में उसकी जरूर मदद होती है। बाकी जो है अरिष्ट लक्षण है, साध्या साध्यता है, उसके लिए भी हमें ये परीक्षा करना जरूरी है। तब ये जो भाव पदार्थ है, शरीर से बाहर निकलने वाले कुछ भाव पदार्थ, इसमें रज है, स्तन्य है, शुक्र है, मल मूत्र पुरुष है, तो इसके परीक्षण की आवश्यकता हमें क्यों है? अभी हम मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से देखेंगे तो उनके लिए पैथोलॉजी लैब है, रेडियोलॉजी के बहुत सारे इक्विपमेंट्स उनके पास हैं, तो वहां जाके मूत्र परीक्षा की जाती है, खून की जांच की जाती है, सीमेन की जांच की जाती है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है कि वो देखकर भी हमें रोग का ज्ञान हो। माइक्रोस्कोप के नीचे या देखने के बाद उससे जो पता चलता है उसकी हम सहायता लेते हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है उसके हिसाब से ही वो सब देख के ही रोग का निदान होता है और उसके लिए दवा दी जाती है। इसी कारण हमारे जो विशेष है वो हमें जारी रखने हैं, वो हमें प्रैक्टिस में लाने हैं। तो भाव पदार्थ के परीक्षण की गरज या जरूरत क्या है? इसके लिए कोई वैद्य ही चाहिए, कोई टेक्नीशियन इसके लिए काम में नहीं आएगा, क्योंकि वैद्य को जो पूछना है, वैद्य को जो देखना है, वो टेक्नीशियन नहीं देख सकेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, सरकता मल प्रवर्तन है, तो मल का स्वरूप कैसा है? खून पहले गिरता है, बाद में गिरता है। स्थानिक परीक्षण करने के बाद आपको पता चलता है कि अर्श है या परिकर्तिका है, तो इसके लिए कोई पढ़ा लिखा और अच्छा दृष्टकर्मा, कृतकर्मा वैद्य की ही जरूरत है। इसके कारण हमें निदान में निश्चित होती है और चिकित्सा सुलभ हो जाती है। आगे भी है, वारी परीक्षा है, सामता परीक्षा है, मूत्र परीक्षण के भी बहुत सारे प्रकार है। तो ये भाव पदार्थों का परीक्षण हम कैसे कर सकते हैं? इसमें ज्ञानेंद्रिय और प्रश्न परीक्षा ये प्रमुख है।
जैसे चक्षुरिंद्रिय हम देख के पता कर सकते हैं, घ्राणेन्द्रिय हम गंध लेने से पता कर सकते हैं, रसनेन्द्रिय खुद उसको चख के उसका पता कर सकते हैं, कर्णेन्द्रिय आवाज सुन के, सशब्द ऐसी एक लक्षण हमें बहुत बार दिखाई दिया जाता है, तो ऐसी परीक्षा हम कर्णेन्द्रिय से करते हैं। स्पर्शनेन्द्रिय से उष्ण है, शीत है, खर है, स्निग्ध है, स्त्यान है, ऐसी परीक्षा हम स्पर्शनेन्द्रिय से कर सकते हैं। आगे जाकर थोड़ा सा देखा तो जैसे पंचकर्म में वमित द्रव्य या विरेचन का द्रव्य, उसके लिए जो परीक्षा बताई है, अंतिकी, वेगिकी, मानिकी, लैंगिकी, ये परीक्षा भी हम भाव पदार्थों के साथ कर सकते हैं। तो ये प्रत्यक्ष परीक्षण का महत्व क्या है? उससे क्या होता है? रोग निदान को सहाय होता है। जैसे कि हमने देखा रूप क्या है, मल का अतिसरण है, द्रवमल है, तो निदान में हम व्यवच्छेद भी कर सकते हैं। अतिसार, प्रवाहिका, विसूचिका, इसका व्यवच्छेद करने के लिए हमको इसकी मदद होती है। दोष का ज्ञान होता है। इसके लिए मैं आपको एक एक उदाहरण देती हूँ। जैसे पीत विसर्गंधी मल है तो पित्त दोष अधिक है। धातु का ज्ञान कैसे होता है? सरक्त मल देखकर हमें इसकी शंका आती है कि प्रवाहिका है या परिकर्तिका है या अर्श है। मल को देखने के बाद अगर स कफ मल है, समल प्रवाहन है, प्रवाहन के साथ मल प्रवृत्ति है, तो प्रवाहिका की शंका हम ले सकते हैं। अग्नि का ज्ञान, जरण शक्ति से हम अग्नि का ज्ञान कर सकते हैं। और यह हमें कब दिखाई देता है? तो यह पुरुष में दिखाई देता है। यह कुछ ऐसे भाव पदार्थ है जिसमें हमें सामता दिखाई देती है, तो हम अग्नि का अनुमान कर सकते हैं। जैसे अबद्ध मल है, वृष दुर्गंधी मल है तो सामता है, कृत्यपि अकृत संज्ञा है तो ग्रहणी है, ऐसा हम निदान कर सकते हैं। अगर रोग के पूर्व रूप में ही उसका पता चला तो हम पहले से उसकी चिकित्सा शुरू कर सकते हैं। जैसे अतिसार के पूर्व रूप में मलावष्टंभ ये लक्षण बताया गया है। पूर्व रूप में अल्पाल्प मूत्र प्रवृत्ति, शुक्राश्मरी, शुक्रक्षय, ये अगर हमें पहले ही ध्यान में आ गए तो उसकी चिकित्सा शुरू करना सुलभ हो जाता है। साध्यासाध्यत्व हमारा एक विशेष है, आयुर्वेद की विशेष परीक्षा है तैल बिंदु परीक्षा। आगे जाकर मैं उसका आपको दिखाने वाली हूं कि मूत्र में तैल बिंदु डालने के बाद वो कौन सी दिशा में जा रहा है, ये देखकर हम रुग्ण साध्य है या असाध्य है, अरिष्ट लक्षण है या नहीं, उसका पता लगा सकते हैं। सामता परीक्षा, जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि अग्नि का उससे हमें अनुमान करना सुलभ हो जाता है। तो वारी परीक्षा, जब सामता होती है तो भाव पदार्थ पानी में नीचे डूब जाते हैं। जैसे कि स्तन्य है, शुक्र है, मल है, वो अगर गुरु है, साम है, तो वारी परीक्षा में उनका पानी में डूब जाना जरूरी है। गंध परीक्षा, सामता है तो गंध बदल जाता है। प्राकृत पुरुष गंध, प्राकृत मूत्र गंध, ये गंध बदल जाता है। वृष दुर्गंध, विसर्गंध ये आता है तो हमें पता चलता है कि रोगी में सामता जरूर है, तो पहले पचन चिकित्सा देना हमें जरूरी लगता है। स्वरूप देख के हम कैसे पता कर सकते हैं? जब स्त्यानता होती है, अगर स्तन्य में स्त्यानता है, रज में स्त्यानता है, शुक्र में स्त्यानता है, तो जरूर कफ दुष्टि है। रज तंतुल है, स्त्यान है, तो कफ दुष्टि है। निष्ठीवन तंतुल और स्त्यान है, कष्ट से निष्कासन होता है, तो यह स्ठीवन भी स्त्यान है। पुरुष पिच्छिल है, वृष दुर्गंधी है, अपाचित है,
तो उसमें हम सामता का निदान जरूर कर सकते हैं और पहले से ही पाचन चिकित्सा शुरू करते हैं। चाहे वो अतिसार हो, लेकिन साम अतिसार है तो हम उसके लिए स्तंभन चिकित्सा नहीं देंगे, क्योंकि वो रुग्ण के लिए हानिकारक होती है। व्याधि व्यवच्छेदक निदान, इसके लिए तो हमें ये भाव पदार्थों का परीक्षण जरूरी ही है। द्रवमल है, आप इस चार्ट में दे सकते हैं। तो द्रवमल देख के हमें कौन कौन सी शंका आ सकती है, मतलब आनी चाहिए। अजीर्ण है, मंदाग्नि है, ग्रहणी है, अतिसार है, प्रवाहिका है, विसूचिका है, कृमि है, अधोगा अम्ल पित्त है, और चिकित्सा के लिए हमने विरेचन दिया है, पंचकर्म का एक उपचार किया है। तो द्रवमल देख के हमें ये पता करना चाहिए। अभी ये तो एक लक्षण है, कोई रोग ऐसा एक लक्षण का नहीं होता है, उसके साथ साथ लक्षणों का समूह होता है। तो अजीर्ण के साथ उसके और क्या लक्षण है? मल दुर्गंधि है क्या? शिथिल है क्या? ग्रहणी में कृतेपि अकृत संज्ञा है क्या? प्रवाहिका में सब प्रवाहन मल प्रवर्तन है क्या? और विरेचन चिकित्सा है तो हमने उसको ऐसा विरेचन द्रव्य दिया है क्या? यह हमें पता करना चाहिए, तो हमें व्याधि का निदान निश्चित रूप से होता है। अगर रक्तक्षीवन है तो राजयक्ष्मा के और कुछ लक्षण है क्या? एकादश, षड्रूप, ऐसे कौन से लक्षण उसमें दिखाई दे रहे हैं, या हेतु है उसमें? उरक्षतक, तो वैसा कुछ उसमें इतिहास है क्या? दंत विकार, दंत का परीक्षण देखकर हम पता कर सकते हैं कि उसको कुछ दंत विकार है क्या? मसूड़ों में से रक्तस्राव हो रहा है क्या? ऐसा है तो उसका सेवन सरक्त हो सकता है। अगर अमाशय में कुछ व्रण है क्या, शल्य है क्या, इसकी परीक्षा करके हमको रक्त स्थीवन को देख के व्याधि का निदान निश्चित करना है। योनिगत रक्तस्राव है, ज्यादा है, तो वो कैसा है, कितने दिनों तक है, उस स्त्री की प्रकृति क्या है, उसकी प्राकृत रजः प्रवृत्ति कैसी होती है, प्रदर के और जो कुछ लक्षण है वो उसमें है क्या, उसको गर्भधारणा का इतिहास है या नहीं, उसका प्रसव काल अभी नजदीक आया है या जल्दी प्रसव हो गया है, वो सूती का है, ऐसा देख के हमें योनिगत रक्तस्राव का व्यवच्छेदक निदान करना पड़ता है। बहुमूत्रता है, हमें मालूम है सद्य गृहीत गर्भिणी में बहुमूत्रता ये लक्षण है। अजीर्ण में भी बहुमूत्रता ये लक्षण होता है। स्नायु दौर्बल्य, बस्ती के स्नायु में अगर दौर्बल्य है तो बस्ती मूत्र का धारण नहीं कर सकता। बहुत बार वार्धक्यावस्था में ये लक्षण दिखाई देता है और बार बार मूत्र प्रवृत्ति होना ये लक्षण उसमें समझ में आता है। प्रमेह के पूर्व रूप में भी बहुमूत्रता ये लक्षण है, और मेह के बाकी जो अन्य प्रकार है वो भी इसमें हमें ध्यान देने पड़ते हैं। 1-2 मिनट के लिए रुको, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, मैं ठीक कर देती हूँ। यस मैम, नो प्रॉब्लम।
देखा क्या करना है तो बताना। मैं क्षमा चाहती हूँ आपकी, बीच में रुकना पड़ा, लेकिन अभी फिर से शुरू कर सकते हैं। अभी आगे है स्थीवन परीक्षा। जब प्राणव स्रोतस में विकृति निर्माण होती है तब स्थीवन के स्वरूप में, रूप में या मात्रा में हम उसका विकृति का परीक्षण कर सकते हैं। प्राकृत जो थोड़ा सा स्थीवन होता है वो स्वच्छ, श्वेताभ और गंध रहित होता है। लेकिन जब पुराना प्रतिशय है, पीनस है या रक्तपित्त है तो उसमें यह स्थीवन विकृत दिखाई देता है, उसका विकृत गंध आता है। तो इसका हम परीक्षण ऐसे कर सकते हैं। अगर श्वेताभ जलवत वर्ण है, स्वच्छ स्वरूप है, उसका कुछ रस नहीं है और गंधहीन है, तो वो निराम स्थीवन है। जब उसमें वात दृष्टि दिखाई देती है तो शावारुण, और ऐसा सच में दिखाई देता है, सफेन तनुष्ठीवन, कभी तिक्त रस होता है, कभी लवण रस होता है, तो इसमें हम वात दृष्टि का अनुमान कर सकते हैं। जब पित्त दोष उसमें रहता है तो पीताभ या रक्ताभ स्थीवन दिखाई देता है, उष्ण होता है, तनु होता है और उसका अम्ल और विस्र गंध रहता है। जब कफदुष्ट स्थीवन है तो श्वेत वर्ण, घन, पिच्छिल, तंतुल, जल्दी से निकलता नहीं है और मधुरास्यता या लवणास्यता, इसका हम अनुमान कर सकते हैं। रक्त पित्त में सरक्त स्थीवन, विस्रगंध, लोह गंध, एक लोह जैसी स्वाद, लोह जैसा स्वाद हमें मुख में पता चलता है। रक्त पित्त के रूप में, पूर्व रूप में ये गंध विशेषतः दिया है ग्रंथकारों ने। तो ऐसा स्थीवन देखकर हम उसका अनुमान कर सकते हैं और निदान निश्चित हो जाता है। आगे योनिगत श्वेतस्राव। आगे मैंने लिखा है प्राकृत और विकृत, क्योंकि प्राकृत रूप से तो थोड़ा सा योनिगत श्वेतस्राव होता ही है। श्वेत वर्ण, पीताभ वर्ण, सरक्त वर्ण, ये अलग अलग वर्ण है जो उसमें हमें दिखाई देते हैं। स्वरूप उसका द्रव, तनु, दधि जैसा, ग्रथित, तंतुल, स्त्यान, ऐसा स्वरूप भी कभी पेशेंट बताते हैं, कभी हमको देख के पता करना पड़ता है। दुर्गंध, भृश दुर्गंधी स्राव, आगे कोई ठहर नहीं सकता, योनि परीक्षण करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसा भी दुर्गंध योनिगत श्वेत स्राव में दिखाई देता है। स्थानिक लक्षण, ये हमें निदान निश्चित करने के लिए काम में आते हैं, जैसे कंडू है, दाह है, शोथ है, और व्यवच्छेदक निदान में श्वेत प्रदर, सोम रोग, ये दो रोग हमारे सामने आ जाते हैं और इसका हम निश्चित रूप से निदान कर सकते हैं। ये अब आप फोटो देख रहे हैं, श्वेत स्राव के फोटो है। कितना घन श्वेत ग्रथिल, ये दो जो ब्लैक कलर के ऊपर जो आप दो फोटो देख रहे हैं उसमें ये आपको ग्रथित श्वेत स्राव ऐसा दिख रहा है। नीचे जो देख रहे हैं वो स्फटिकाभ है, लेकिन उसमें ग्रथितत्व, स्त्यानत्व आप देख सकते हैं कैसा तंतुल स्राव है। तो रुग्ण को बता के हमको वस्त्र पर उसकी परीक्षा करना जरूरी है। तो इसमें दोष कौन सा है, धातु कौन सा है, सामता है, निरामता है, ये हमको पता चलता है। आगे जाकर इसका फायदा चिकित्सा के लिए द्रव्य चुनने में होता है।
अभी रज का परीक्षण, जैसे मैंने पहले बताया कि उसका शुद्ध स्वरूप का लक्षण हमें ग्रंथकारों ने दिया है। पहले मैं ये बताना चाहती हूं कि रज और आर्तव, आर्तव और रज का मैं मानती हूं कि आश्रयाश्रयी भाव है। आर्तव बीज स्वरूप है जो गर्भ के लिए कारण है, और वो रज के सहाय, रज के आश्रय से रहता है। तो जिसके आश्रय से वो रहता है वो भी शुद्ध होना चाहिए, और आश्रय जैसा है उसके देखने से, उसकी परीक्षा करने से हम बीज का अनुमान कर सकते हैं। शुक्र में भी ऐसा ही है। तो रोजक ऐसा होता है, मल रूपी और शुद्ध रूपी। जब वो मल स्वरूप हो जाता है तो हर महीने योनि मार्ग से बाहर निकलता है, और जब वो शुद्ध रूपी हो जाता है तब वो गर्भ का पोषण करता है और गर्भाशय का भी पोषण करता है। जब ये हर महीना रज बाहर निकलता है तो उसका परीक्षण हम कैसे करते हैं? वो खरगोश के खून जैसा लाल है या लाक्षारस जैसा लाल है या नहीं, वो देखते हैं। उसकी वस्त्र पे परीक्षा करते हैं। पेशेंट को हम अगर बताएं कि आप थोड़ा सा रज वस्त्र पर ले लो और उसकी परीक्षा करो, तो हमें वो रंग दिखाई देता है। अब ये रज का परीक्षण प्रमाण, वर्ण, गंध और स्वरूप, ये 4 पॉइंट्स को ध्यान में रख के करना चाहिए। उसका प्रमाण कैसा है? चतुरंजन। तो हर एक की प्रकृति के अनुसार वो थोड़ा सा कम या ज्यादा होता है। ऐसा सुनाई देता है पेशेंट के मुंह से कि बहुत ही ज्यादा रजस्राव हो रहा है, बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है। और अगर पूछा कि आप कितनी बार चेंज करते हो वस्त्र, तो बोलते हैं 2 बार। तो ये ज्यादा नहीं है। प्राकृत जितना होना चाहिए वो उस रुग्ण के अनुसार, उस रुग्ण की प्रकृति के अनुसार कितना होना चाहिए, ये पहले हमें डिसाइड करना चाहिए। पित्त प्रकृति में तो 5-6 दिन होने वाला ही है। वात प्रकृति में कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा, कभी 2-3 दिन आगे जाएगा, 2-3 दिन पहले आएगा। तो ऐसा वात का गुण उसमें दिखाई देता है, पित्त का अधिक सर गुण दिखाई देता है। जब कफ प्रकृति होती है तो ग्रथिल, श्वेत स्राव युक्त रजस्राव है, ऐसा भी हमें दिखाई देता है। लेकिन प्राकृत के अलावा अगर कुछ विकृत लक्षण, प्रकृति के विरुद्ध कुछ लक्षण अगर हमें रज में दिखाई दिए, तो हमें उसमें दोष क्या है इसका पता करना पड़ता है। अष्टौ आर्तव दोष, श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, इसके लिए हमें रज का परीक्षण, और बहुत महत्वपूर्ण जो है वो है वंध्यत्व। वंध्यत्व के लिए हमें शुद्ध रज का ही होना जरूरी है। उसकी हमें परीक्षा करनी पड़ती है, करनी चाहिए। योनि व्यापद, योनि व्यापद में रज का स्वरूप कैसा होता है? अगर वातज है तो स शब्द, योनि में से शब्द निकलता हुआ पेशेंट को महसूस होता है। सशूल, सफेन, कृष्णाभ, अल्परज, ये वातज योनि व्यापद के लक्षण वो हमें देखने चाहिए। पित्तज योनि व्यापद में सदाह, नील हरित, ये मैंने देखे हैं ऐसे रंग। जब मैं पढ़ रही थी तब मुझे इस पे यकीन नहीं था कि ऐसे रंग का हो सकता है या नहीं, लेकिन मैंने देखे हैं। आगे उसका मैं आपको फोटो भी दिखा सकती हूँ। और पित्तज योनि व्यापद में रज की मात्रा भी अधिक होती है। जब कफज या वात कफज योनि व्यापद होते हैं तो ग्रंथि युक्त रज, कभी मंद वेदना, श्वेत स्राव युक्त रजस्राव, त्यान और तंतुल। कभी कभी जब शुरुआत होती है तो रज का अच्छी तरह से स्राव नहीं होता है, लेकिन बाद में हो जाता है। यह मंद गुण उसमें हमें दिखाई देता है।
ये आप देख सकते हैं ग्रंथि रज का फोटो, कितनी बड़ी ग्रंथि है, वो तंतुल भी है और द्रव भाग उसमें कम है। ऐसे बड़ी बड़ी ग्रंथियां उस पेशेंट को हर महीने निकलती थी। नीचे आपको ठीक से शायद दिखाई नहीं देगा, लेकिन कृष्णवर्णी रज जब वस्त्र धोने के बाद लाल रंग निकल जाता है, लेकिन ये कृष्ण रंग रह जाता है। ऐसा नीला भी था, शायद अभी इसमें मैं नहीं डाल सकी वो, लेकिन ऐसा नीला रंग भी हमें देखने को मिलता है। आगे जाकर हम देखते हैं स्तन्य, ये भाव की परीक्षा कैसे करते हैं। स्त्री शरीर में निर्माण होने वाला ये रस का उपधातु है। रस जैसे सौम्य धातु से निर्माण होता है। स्तनात् जातम स्तन्यम, इसके गुण कैसे हैं। रस प्रसादो मधुरः, पक्वाहार निमित्तजः, कृत्स्न देहात् स्तनौ प्राप्तः स्तन्यम इति अभिधीयते। विशिष्ट काल में, विशिष्ट अवस्था में, मतलब प्रसव के बाद सुतिक अवस्था में शरीर में निर्माण होने वाला भाव जो स्तनों में प्राप्त होकर बाहर निकलता है और बालक का पोषण करते हैं। इसका प्रमाण कितना है? 2 अंजलि। मेरे हिसाब से वो रोज का प्रमाण है। सुतिकावस्था में अगर रोज इतना प्रमाण स्तन्य बाहर निकला तो बच्चे का या संतान का अच्छी तरह से पोषण हो सकता है। स्वरूप कैसा होता है उसका? श्वेत, तनु, द्रव और सौम्य। ये प्रमाण अच्छा है या नहीं, प्राकृत है या नहीं, इसकी परीक्षा कैसे करते हैं? बहुत सारे माताओं को ये मालूम नहीं होता कि स्तन्य की मात्रा काफी है, कम है या ज्यादा है। तो व्यवहार में हम देखते हैं कि बहुत सारी माताएं तकरार लेके आती है कि बच्चे ज्यादा रोते हैं। तो उनका पेट भर जाता है या नहीं, स्तन्य उनको पूरा हो जाता है या नहीं, ये पता नहीं चलता। और अगर माँ को पूछा कि दूध आता है या नहीं, हाँ हाँ आता है, लेकिन कितना आता है, कैसे आता है। तो 2-2.5 घंटे के बाद अगर आपको स्तन में बहुत गौरव हो गया, दर्द होने लगा और फिर भी बच्चे को स्तन्य नहीं पिलाया तो स्तन्य स्तन से बहने लगता है। ये है उसकी प्राकृत मात्रा। इससे हम अनुमान कर सकते हैं कि स्तन्य की मात्रा प्राकृत है। और इतना स्तन्य होने के बाद भी अगर बच्चा रोता है तो आगे जाके कुछ और प्रश्न पूछने पड़ते हैं। लेकिन अगर स्तन्य ही कम है तो बच्चा रोएगा ही, पेट नहीं भर गया तो रोना ही है। फिर प्रश्न आता है वो शुद्ध है या नहीं। शुद्ध स्तन्य की क्या परीक्षा बताई है? यद विरेकताम याति न च दोषैहि अधिष्ठितम तद विशुद्धम पयो। जो पानी में अच्छी तरह घुल मिल जाता है, नीचे बैठता नहीं है, मतलब अवसादी नहीं है। बाकी की भी परीक्षाएं है, तंतुलना है, उसका रस कैसा है, वर्ण कैसा है, ये भी परीक्षा हमें करनी पड़ती है। और मेरे हिसाब से तो हर एक सूतिका की ये परीक्षा करना जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर ही बच्चे का पोषण अवलंबन है, उसकी वृद्धि अवलंबन है। तो हर एक सूतिका की यह परीक्षा करनी ही चाहिए। स्तन्य का कर्म क्या है? जीवनम ब्रूहणम सात्म्यम स्नेहनम मानुषम पयः। ब्रूहण है, जन्म से सात्म्य है, मधुर रस है, आजन्म सात्म्यात् कुरुते। बाल से वृद्ध तक सबको वो सात्म्य है, वो जीवन है, जीवन देता है, रखता है, सब करता है। तो इसके लिए स्तन्य की महत्वपूर्ण परीक्षा हमें करनी चाहिए। इस स्तन्य की उत्पत्ति कब होती है वो तो हमें मालूम है। प्रसव के बाद, अपरापतन के बाद स्रोतस जब विवृत हो जाते हैं तो स्तन्य का
निर्माण होता है। इससे क्या होता है? माता के शरीर का रक्षण होता है, गर्भाशय अपनी स्थिति में प्राकृत आने के लिए इसकी मदद होती है और बालक का पोषण होता है। ये स्तन्य, अगर हमने हमारी परिचर्या में लिखा है कि तीसरे दिन से बालक को स्तन्य देना चाहिए, पहले 2 दिन नहीं देना चाहिए। अगर हमने पहले 2 दिन का स्तन्य परीक्षण किया तो हमें पता चलता है कि वो कितना गाढ़ा होता है, कितना स्त्यान होता है। तो ये स्तन्य देने से गुरु स्तन्य के कारण बच्चे को छर्दी, द्रवमल प्रवृत्ति, कामला, जिसको अभी फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं, वो लक्षण इसके कारण आ सकते हैं। आपको पता है कि जब गाय और भैंस का प्रसव हो जाता है तो पहले 2-3 दिन में जो दूध मिलता है उससे खरबस ऐसे नाम की एक रेसिपी बनाई जाती है। वो दूध कितना गाढ़ा और चिकना होता है। वैसे ही मानुषपय स्त्री स्तन्य होता है। तो इसके कारण ही वो बच्चे को पहले 2 दिन नहीं दिया जाता है, बाद में जब वो पतला हो जाता है तभी बच्चे को स्तन्यपान देना चाहिए। अब ये स्तन्य की परीक्षा कैसे करते हैं आपको मालूम है। एक अच्छे कांच के गिलास में पानी रख के जब वो पानी स्थिर हो जाएगा तब ऊपर से, आगे मैं आपको वीडियो दिखाने वाली हूँ, ऊपर से स्तन्य उसके अंदर बूंद बाय बूंद की स्वरूप में डाला जाता है। पानी में वो घुल जाता है या नहीं, ऊपर कुछ उसकी रेखाएं आती है या नहीं, उसके तंतु दिखाई देते हैं या नहीं, ये परीक्षा हम इस वारी परीक्षा के जरिए कर सकते हैं। जब प्राकृत स्तन्य होता है तो उसकी मात्रा 2 अंजलि, वर्ण श्वेत, फिर भी यह पूरा श्वेत नहीं रहता है, जैसे दूध में पानी मिलाया है ऐसा उसका रंग रहता है। मधुर गंधी या दुग्ध गंधी, मधुर रस, पानी में वो अच्छी तरह से घुल मिल जाता है। और बालक में दिखने वाले लक्षण ये ग्रंथकारों ने बताए हैं। बलवान, यशस्वी, सर्व गुण संपन्न और स्वस्थ बालक। स्वस्थ बालक ये महत्व का लक्षण है। जब वातदुष्ट स्तन्य होता है तो मात्रा कम रहती है। पानी में डालने के बाद पानी के ऊपर हमें शाव रंग की रेखाएं दिखाई देती है। स्पर्श को वो रूक्ष होता है, फेनील होता है। निकालते समय सफेन उसकी प्रवृत्ति होती है। रस उसका कषाय और तिक्त। हमें माँ को बोलना चाहिए कि थोड़ा सा आप चख के देखो तो उसका रस कैसा है ये पता चलता है। बहुत बार ऐसा होता है कि माताएं तक ऐसी शिकायत करती है कि स्तन्य बहुत है, दूध आता है लेकिन बच्चा लेता ही नहीं है, मुंह फेर लेता है। तो ऐसे टाइम पे तो हमें जरूर कहना चाहिए कि आप उसकी टेस्ट कैसी है, रस कैसा है स्तन्य का वो देखो। वो बहुत बार तिक्त, लवण ऐसा बहुत पेशेंट के स्तन्य परीक्षा में अनुभव किया है। तो यह रस देखना भी जरूरी है। ये छत्राकार आकृति जो पानी के ऊपर बताई है वो ज्यादा समझ में नहीं आती, दिखाई नहीं देती ऐसा मैं नहीं बोल सकती, लेकिन ये समझ में नहीं आती है। और बालक में क्या लक्षण दिखाई देते हैं? कार्श, अतृप्ति, आत्मान, मलावष्टंभ, 4-4 दिन, 5-5 दिन बच्चों को मल प्रवर्तन नहीं होता है। ये तो कॉमन लक्षण है। तो इसके लिए हमें वात दुष्ट स्तन्य की परीक्षा करनी चाहिए। जब पित्त दुष्ट स्तन्य होता है तो नीलाभ, पीताभ रेखाएं हमें उसके ऊपर दिखाई देती है। स्पर्श उष्ण होता है, उसको अलग सा गंध आता है, रक्त गंध या कुणप गंध। रस उसका तिक्त, कटु, अम्ल हो सकता है। और बच्चों में अतिस्वेद, अतिसार,
पीताभ, हरिताभ मल प्रवृत्ति, कामला, ये लक्षण दिखाई देते हैं। जब कफदुष्ट स्तन्य होता है तो स्तन्य की मात्रा ज्यादा रहती है, रंग उसका श्वेत रहता है, स्वरूप में पिच्छलता, तंतुयुक्त, गुरुस्तन्य, पानी में वो डूब जाता है, लवण रस दिखाई देता है या समझ में आता है। और बच्चों में अति निद्रा, शोथ, नासा से या नेत्र से ज्यादा मल की उत्पत्ति होना, छर्दी, ये लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये स्तन्य की परीक्षा करने के बाद हमको, अगर स्तन्य देने वाली माता की चिकित्सा की गई तो हम उसकी चिकित्सा अगर माँ को दे दे तो बच्चा ठीक हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। अब हम स्तन्य परीक्षा का वीडियो जो किया है वो दिखाते हैं। ये अभी पानी लिया है ग्लास में और उस माता ने स्तन्य निकालकर वो बूंद बूंद वो पानी में डाल रही है। उसका वर्ण श्वेत है, रस मधुर है, गंध भी मधुर है, स्वरूप द्रव प्रवाही है और वारी परीक्षा में वो अच्छी तरह से घुल मिल जाता है। ये दूसरी पेशेंट का है, उसमें आप देख सकते हैं कैसी रेखाएं दिख रही है और वो अवसादी स्तन्य है। नीचे आपको श्वेत रंग दिखाई दे रहा है, तो ये है कफदुष्ट स्तन्य। तो ऐसे हम हर बार माँ की स्तन्य परीक्षा कर सकते हैं और उसके जरिए चिकित्सा कर सकते हैं। अब है शुक्र परीक्षा। शुक्र ये शरीर में निर्माण होने वाला 7वां और प्रसादभूत धातु है। स्त्री और पुरुष दोनों के शरीर में होता है। स्त्री के शरीर में कर्मानुसार हम उसका अनुमान करते हैं और पुरुष के शरीर में वो बाहर निकलता है। अभी प्राकृत शुक्र का स्वरूप कैसा है? स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम मधुरम गंधुगंधी च शुक्रम इच्छन्ति केचित्तु तैल क्षौद्र निभम यथा। स्फटिकाभ ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है, द्रव है, स्निग्ध है, मधुर गंधी है और तैल के समान या मधु के समान दिखाई देता है। इसके गुण क्या है? धैर्य, चवन, प्रीति, देह बल, हर्ष, बीजार्थम च। बीजार्थ के पहले जो गुण है वो स्वस्थ पुरुष के लिए काम में आते हैं और ये बीजार्थम जो है, जो आजकल ज्यादा दिखाई देता है कि गर्भधारणा के लिए वो शुक्र अच्छा नहीं है या कुछ कम गुण वाला है, हीन गुण वाला है। तो बीजार्थम ये जो है उसके लिए भी और बाकी के गुणों के लिए भी कभी कभी ऐसा होता है कि ओजक से जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो इसमें हमें इसकी परीक्षा करनी चाहिए जिसके ऊपर धैर्य, प्रीति, देह बल निर्भर है। जब शुक्र वृद्धि होती है तो अतिस्त्री कामताम वृद्धम शुक्रम शुक्राश्मरी अपि, और जब शुक्र क्षय हो जाता है तो बहुत देरी से उसका प्रसेक होता है या रक्त मिश्रित उसका श्रवण होता है और वृषण और मेढ्र में तोम और तोद और धूमायन ये लक्षण दिखाई देते हैं। तो अभी आयुर्वेद की जो विशेषता है धातु सारत्व, उसमें ये शुक्र सारता महत्व की है। कैसे है शुक्रसार व्यक्ति? स्निग्ध, प्रेम पूर्ण, मृदु स्वभावी, वर्णेंद्रिय और स्वर प्रसन्न होने वाली, सुसंगठित शरीर वाली होती है और अपत्य बहुत होते हैं, बलवान, निरोगी और उत्तम व्यवाय शक्ति
जिसमें है वो शुक्रसार व्यक्ति, ऐसा ग्रंथकारों ने हमें बताया है। प्राकृत गुण क्या है? शुक्रम शुक्लम गुरु स्निग्धम मधुरम बहलम बहु और घृतम आक्षिक तैलाभम। तो शुक्र परीक्षण करने में, शुक्र परीक्षण हम जब करते हैं तब ये परीक्षा हमें करनी चाहिए। उसकी मात्रा कैसी है, गंध कैसा है, वर्ण कैसा है, स्वरूप कैसा है, अन्य लक्षण कुछ है क्या, और वारी परीक्षा। जब अनपत्यता के लिए, वंध्यत्व के लिए हमारे पास दाम्पत्य आ जाता है तो हमें दोनों के बीज की परीक्षा करनी चाहिए, जैसा मैंने पहले बताया। तो शुक्र परीक्षण करते समय हमें हमारे चिकित्सालय में उस पुरुष को शुक्र कलेक्शन करने के लिए बोलना चाहिए और उसकी परीक्षा करनी चाहिए। इसके दोष क्या बताए हैं? फैनिलम तनुरुक्षम च विवर्णम पूति पिच्छिलम अन्य धातुपसंसृष्टम अवसादी तथाष्टमम। ये अवसादी जो परीक्षा है वो भी वारी परीक्षा में ही आती है, तो इसका परीक्षण हम करते हैं। इसका भी आपको वीडियो दिखाई देते हैं। विकृति में इसके क्या क्या दिखाई देते हैं व्यवहार में? उसकी मात्रा कम है, पीताभ वर्ण है, फेनिल है, पिच्छिल है, त्यान है। ये भी आप चार्ट में देख रहे हैं कि अगर वातदुष्ट शुक्र है तो कृष्णाभ है, कृष्णाभ रेखा है हमें उसके ऊपर दिखाई देती है। ज्यादा तनु है मतलब पतला है, फेनिल है, पानी के ऊपर तैरता है। ये लक्षण हमें वातदुष्ट शुक्र में दिखाई देते हैं। पित्त दुष्ट में शुक्र बाहर निकलते समय स्थानिक दाह, धूमायन, ये लक्षण भी दिखाई देते हैं। उष्ण होता है वो, और पीत रेखा है उसके ऊपर दिखाई देती है। कफ दुष्ट स्तन्य में अभी आपने देखा वीडियो में कि वो पानी में डूब जाता है। अभी हम देखेंगे आगे का जो भाव पदार्थ है, स्वेद परीक्षा। स्वेदस्य क्लेद विधृति, और आपको मालूम है मूत्रस्य क्लेद वाहनम। शरीर में पचन के अंतर्गत या धात्वंतर पचन के अंतर्गत जो मल रूपी क्लेद निर्माण हो गया है उसका वहन मूत्र के द्वारा किया जाता है, बल्कि जो प्राकृत क्लेद जो शरीर के लिए आवश्यक है उसका धारण स्वेद के जरिए किया जाता है। त्वचा का सौकुमार्यत्व, मार्दवत्व, स्नेहत्व,
ये सब जो गुण हैं वो स्वेद के कारण हमें दिखाई देते हैं। जब इसकी वृद्धि होती है तो अतिस्वेद, दुर्गंध, कंडू ये हमें दिखाई देता है। पेशेंट ये बताते भी है हमें, उनके त्वचा पर ये दिखाई देता है। वो पास में बैठे तो दुर्गंध प्रतीत होता है। कंडू तो हम समझ सकते हैं, पेशेंट हमारे सामने बैठकर खुजलाता है। और अति स्वेद, कितना स्वेद? हाथ पैरों को बहुत स्वेद, मतलब जहां हाथ रखते हैं या पैर रखते हैं उसके नीचे जैसे पानी फेंका है या पानी डाला है, इतना स्वेद ज्यादा होता है, ऐसा दिखाई देता है। इसके क्षय से क्या होता है? जो मार्दव या स्नेहत्व प्राकृत क्लेद का जो काम है उसके बराबर उल्टा हमें त्वक स्फुटन, त्वक दरण और रोम, त्वक पर जो रोम रहते हैं उसमें से स्नेह लुप्त हो जाता है, रुक्ष दिखाई देता है। त्वचा के ऊपर जो लोम रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ऐसा हमें स्वेद के क्षय में दिखाई देता है। कुष्ठ के पूर्व रूप में ये लक्षण हमें बहुत बार प्रतीत होते हैं। इसकी परीक्षा कैसी करनी है? हमें मालूम है गर्मी में ज्यादा स्वेद आने वाला है, ठंडी में स्वेद नहीं आने वाला है, क्योंकि उष्णता, औष्मा का नियमन स्वेद के जरिए शरीर के अंदर किया जाता है। ठंडी में उष्मा की ज्यादा जरूरी होती है तो स्वेद नहीं आता है, स्वेद प्रवर्तन नहीं होता है। गर्मी में अंदर ज्यादा उष्मा है, ज्यादा उष्ण है, तो वो बाहर निकालना जरूरी है, तो इसके कारण स्वेद ज्यादा आता है, स्वेद प्रवृत्ति ज्यादा होती है। तो यह है प्राकृत अवस्था। ऋतु के अनुसार ये सब छोड़ के अगर पेशेंट को ज्यादा स्वेद है या अस्वेद है तो हमें इसकी मात्रा पर ध्यान देना जरूरी है। कभी भी बिल्कुल स्वेद नहीं आता, ऐसे बहुत सारे पेशेंट मिलते हैं। स्वेद को दुर्गंध है, रस लवण है, मतलब जब इसका हम कैसे परीक्षा करते हैं? मुंह पे जब ज्यादा पसीना आ जाता है और हम उसको पोंछते हैं या मुंह धोते हैं तब हमें इस लवण रस की प्रतीति आती है। वर्ण, इसका अनुमान हम कैसे करते हैं? जहां स्वेद ज्यादा आता है, परशुका के नीचे, कक्षा में, जंघा में, जहां स्वेद ज्यादा आता है वहां कपड़ों के ऊपर स्वेद लगने के बाद वस्त्र रंजन, पीतता, दुर्गंध, ये लक्षण हमें वहां दिखाई देते हैं। धोने के बाद भी ये लक्षण कम नहीं होते, तब हमें ये स्वेद में विकृति है ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं। अब है पुरुष परीक्षा। तत्र अच्छम किट्टम अन्नस्य मूत्रम विद्यात् घनम शकुर। इसका प्रमाण क्या है? सप्त अंजलि, मतलब पूरे दिन में। मेरे हिसाब से तो इतना जो प्रमाण बताया है वो बहुत ही थोड़े लोगों में इतना प्रमाण हमें दिखाई देता है, तो कितने लोगों में मल संचय है, दोष बहुलता है, इसका हम अनुमान कर सकते हैं। प्राकृत स्वरूप कैसा है उसका? वर्ण है पीताभ, गंध है विशेष पुरुष गंध, और रस इसका प्राकृत कटु है। वो होने के बाद ही मल का प्रवर्तन अच्छी तरह से हो जाता है। अभी पंचमी पुरुषधरा कला उंडुकस्थ मलम विभजते मलधरा कला, ये आपको मालूम है। तो जब यह मल विभजन होता है, गृहिणी में पचन होने के बाद द्रव स्वरूपी मल बस्ती के यहाँ जाता है और घन स्वरूपी मल ये बुध की तरफ जाता है। इसका प्राकृत कार्य क्या है? अवष्टंभः पुरुषस्य, पुरुषम उपस्तंभनम वायु अग्नि धारणम। वायु, अग्नि और शरीर का धारण करना ये पुरुष का काम है। इसका संदर्भ हमें कहाँ मिलता है? राजयक्ष्मा में।
राजयक्ष्मा में शरीर धारण का कार्य पुरुष ये मल ज्यादा करता है, क्योंकि वहां हम देखते हैं कि मल वेग के बाद या मल निस्सारण के बाद ज्यादा दौर्बल्य, ज्यादा थकान, हाथ पांव कांपते हैं, ऐसे लक्षण हमें पेशेंट में दिखाई देते हैं, क्योंकि जो धारण करने वाला जो पुरुष है वो बाहर जाता है। अगर इसकी वृद्धि हो गई तो कुक्षी में आधमान, आटोप मतलब एक आवाज आती है, और वेदना, उदरशूल ये लक्षण हमें दिखाई देते हैं। जब इसका क्षय हो जाता है तो जैसे लिपटा हुआ है और पेट के अंदर एक आवाज आती है, वो जो वात जो रहता है आंतों में वो घूम रहा है वहां, और अगर ये ऊपर गया तो रुद पार्श्व, यहाँ पीड़ा, ये लक्षण हमें पुरुष में दिखाई देते हैं। इसका ज्यादा अनुभव मिलता है वृद्धावस्था में, जब वात वृद्धि प्राकृतता है और वात का रुक्ष गुण बढ़ गया है तो पुरुष भी रुक्ष हो जाता है, पुरुष की मात्रा भी कम हो जाती है। और जब मल प्रवर्तन ना हो या पेशेंट को मल प्रवृत्ति नहीं होती है, तब ये सब लक्षण हमें वृद्ध लोगों में दिखाई देते हैं। साम पुरुष कैसे पहचानना है, उसके बहुत ही समर्पक लक्षण ग्रंथकारों ने दिए हैं। पुरीशम भृष दुर्गंधि पिच्छिलम आम संज्ञकम, भृष दुर्गंधि और भृष मात्रा भी, और पिच्छिलता बहुत ही होती है, मतलब पानी से भी जाता नहीं है। और इसकी भी बारी परीक्षा करते हैं हम, तो ये पानी में डूब जाता है, जल्दी ही डूब जाता है। जब निराममल होता है वो पानी के ऊपर तैरता है, और साममल पानी में डूब जाता है। अब इसमें हमें बहुत सारे ऐसे विकृति दर्शक लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे मलसंग है। अभी मैंने बताया वार्धक्यावस्था में वात प्रकोप के कारण या जब वात का रुक्ष गुण बढ़ जाता है तो मलसंग होता है, मल अच्छी तरह से बाहर नहीं निकलता। और जब ऐसे ही ज्यादा उम्र में जब स्नायु दौर्बल्य पूरे शरीर में दिखाई देता है तो स्नायु दौर्बल्य के कारण ये रूखा सूखा या पिंडतवान मल बाहर निकालने की ताकत गुदावली में नहीं रहती है, इसलिए मलसंग होता है। तो कभी कभी पेशेंट ऐसे हमें बोलते हैं कि हमें हाथ से निकालना पड़ता है। मलाश्म भी वैसा ही है, वृक्ष गुण के कारण या वेगावरोध करने की आदत के कारण ये लक्षण दिखाई देता है, और कभी कभी पेशेंट को अपने हाथों से वो मलाश्म बाहर निकालना पड़ता है। मलावष्टंभ ये तो हमेशा दिखाई देने वाली शिकायत है। अपान विकृति है, वेग धारण है, अतिसार का पूर्व रूप भी है और उदावर्त भी है। वात को प्राकृत उसकी गति नहीं मिल गई, या कभी डकार अटक जाती है, छींक अटक जाती है, तो इसके कारण भी ऐसा हमें दिखाई देता है। कृतेपि अकृत संज्ञा, ग्रहणी रोग का तो ये प्रत्यात्म लक्षण है। वैसे भी सामता, साम मल का भी ये लक्षण है। पूरी तरह से मल प्रवर्तन नहीं होता है, इसलिए कृतेपि अकृत संज्ञा ये लक्षण दिखाई देता है। तो ग्रहणी में इसके साथ साथ और क्या लक्षण है? मंदाग्नि है, दौर्बल्य है, पिंडिकोद्वेष्टन है, अरुचि है, या विविध जिसको हम खट्टा मीठा चाट जैसी चीजें खाने का मन करता है, ये ग्रहणी का भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण लक्षण है। तो ऐसे लक्षण है क्या, ये देख के हमें निदान करना पड़ता है। सब प्रवाहन
मल प्रवृत्ति प्रवाहिका में सकफ भी हो सकती है। इसका भी हम एक फोटो आगे जाकर देखेंगे। तो सकफ मल, मल कम और कफ ज्यादा। अतिसार में मूत्र प्रवृत्ति के साथ मल प्रवर्तन होना, यह अतिसार का एक प्रत्यात्म लक्षण है। और द्रवमल वेग की संख्या भी ज्यादा होती है। अनियंत्रित मल प्रवर्तन, गुदावली विकृति, वहां का स्नायु दौर्बल्य, अतिसार, उदर की असाध्य या अरिष्ट अवस्था में ये लक्षण हमें दिखाई देता है कि मल को रोक नहीं सकते, उसका धारण नहीं होता। अभी मल स्वरूप देखेंगे। कठिन अश्ममल, अभी हमने देखा कि वात के रुक्ष गुण की वृद्धि होने के बाद ये लक्षण दिखाई देता है। द्रवमल, अजीर्ण, अतिसार, प्रवाहिका, विसूचिका में सूचिवत वेदना जब होती है तो हम उसका विसूचिका का ज्ञान या व्यवच्छेद करना जरूरी समझते हैं। सकफमल है तो कफज प्रवाहिका है या अमाजीर्ण है। सरक्तमल है तो प्रवाहिका है, अर्श है, परिकर्तिका है। अतिसार है, अतिसार के असाध्यावस्था में भी यह लक्षण दिया गया है। अपाचित शिथिल साममल है तो अजीर्ण है या सिर्फ सामता है, मंदाग्नि है, इसका निदान हमें करना है। दुर्गंध में भी वैसा ही है, सामता और अजीर्ण। विविध वर्णी, पीतवर्णी, हरितवर्णी, रक्ताभवर्णी, ऐसा जब मल स्वरूप होता है तो सान्निपातिक अतिसार, विसूचिका, अतिसार का असाध्य लक्षण, इसका हमें ध्यान देना जरूरी है। विविध धातु युक्त भी अतिसार उदर में ही हमें दिखाई देते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये मल की मात्रा ही बहुत थोड़ी है और पेशेंट ने अपने घर में फोटो लिया है तो श्वेत बैकग्राउंड भी उसकी सफेद ही है, तो उसके ऊपर ये ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी आप अनुमान कर सकते हैं कितना कफ निकल रहा है। ये कफज प्रवाहिका की पेशेंट है। अभी हम मूत्र का परीक्षण देखेंगे। मूत्रस्य क्लेद वाहनम, वृद्धि के लक्षण में मूत्रम तो बस्य निस्तोदम कृतेपि अकृत संज्ञताम, और क्षय में मूत्रेल्पम मूत्रयत कुर्छराद, कष्ट से मूत्र प्रवृत्ति, अल्प मूत्र प्रवृत्ति, विवर्णम, प्राकृत जो उसका पानी जैसा रंग रहता है या पीताभ रहता है उससे अलग, या शास्त्र में ववा, रक्त युक्त मूत्र प्रवृत्ति। इसका प्रमाण है 4 अंजलि, जल और अग्निगुण युक्त होता है। पंचमहाभूत का अगर संगठन हमने देखा, और प्राकृत रस उसका लवण और कटु। जब पक्वाशय में सारकिट्टा विभाजन हो जाता है तो बस्ती की तरफ ये द्रव रूप मल आ जाता है और बुद्ध की तरफ घन रूप मल। तो भी मूत्र विकृति कौन कौन सी दिखाई देती है? कृतेपि अकृत, ये कहाँ दिखाई देता है? मूत्राघात में, मूत्रकृच्छ्र में। सशूल मूत्र प्रवर्तन भी मूत्रकृच्छ्र में। अश्मरी में जब मूत्र संग हो जाता है तभी सशूल मूत्र प्रवर्तन ये लक्षण दिखाई देता है। मधु स्वरूप मधुमेह में। आविल, अगर मूत्र साम है, मूत्र दोष है, शोथ है, उदर है, तो उसमें आविल मूत्र हमको दिखाई देता है। रक्तपित्त, अधोग रक्तपित्त, अश्मरी या कुछ शल्य है तो उसके कारण सरक्त मूत्र प्रवृत्ति होती है। मूत्र कृच्छ्र और उदावर्त में अल्पाल्प मूत्र प्रवृत्ति। अश्मरी या मूत्र संग में मूत्र कृच्छ्र। अतिसार और भगंदर में सपुरीश मूत्र। अतिसार का प्रत्यात्म लक्षण है सपुरीश मूत्र परिवर्तन होना, और भगंदर में भी उसका मार्ग बदल जाता है भगंदर के कारण, तो उसमें सपुरीश मूत्र प्रवृत्ति दिखाई देती है। सशुक्र मूत्र ये शुक्र दोष में है। सपूय मूत्र,
फिरंग उपदंश या अभ्यंतर विद्रदी में यह सपूय मूत्र, उस मूत्र को अविलता भी होती है, दुर्गंध भी होता है, विसर्गंध, अम्लपित्त और अजीर्ण। अजीर्ण में भी मूत्र को एक विशेष रूप का गंध आता है और अम्ल पित्त में भी उष्ण, पीतवर्णी और अम्ल या विसर्गंध का मूत्र प्रवर्तन, ये उसका लक्षण है। बहुमूत्रता प्राकृत रूप में हमने पहले देखा कि सद्योगृहीता गर्भिणी में ये लक्षण है, और विकृति में प्रमेह, अजीर्ण। प्रमेह के बहुत सारे प्रकार बताए हैं ग्रंथकारों ने, हस्सीमेह जैसा भी बताया है, तो उसमें हमें ये मूत्र विकृति के लक्षण दिखाई देते हैं। मूत्र परीक्षा कैसे की जाती है? शब्द परीक्षा से। वात दुष्ट है तो स शब्द, सफेन उसका प्रवर्तन होगा, लेकिन अभी हम प्राकृत गुण देखते हैं। स्पर्श उसका अल्प उष्ण स्पर्श होता है, रूप द्रव होता है, रस कटु लवण, गंध प्राकृत मूत्र गंध होता है, और वर्ण स्वच्छ या अल्प पीताभ होता है। जब विकृति होती है, अगर दोष का हमने जिक्र किया तो वात दुष्ट मूत्र, ये रूक्ष, कभी कभी उसका सतोद प्रवर्तन, नीलाभ वर्ण, पित्त दुष्ट में पीत या रक्ताभ, उष्ण और कभी कभी तैल सम, कफ दुष्टि में पांडुर, पिच्छिल और मधुगंधी। साम मूत्र है तो विसर्गंध आता है और थोड़ा सा उसका प्रवाहित्व कम हो जाता है। प्रमेह, मधुमेह में मधु सम, और उसको पिपीलिका उसके पास जाती है, ऐसी हम परीक्षा कर सकते हैं। और प्रमेह के बाकी जो प्रकार है, हरितमेह, पीतमेह, नीलमेह, इसमें हमें उस वर्ण की मूत्र प्रवृत्ति दिखाई देती है। अभी है हमारा आयुर्वेद शास्त्र का एक महत्वपूर्ण परीक्षण, तैलबिंदु परीक्षण। योग रत्नाकर में और किंजवड़ेकर शास्त्री ने उनके ग्रंथ में ये तैलबिंदु परीक्षा बताई है। वो ज्यादातर व्याधि साध्य है, असाध्य है, कष्ट साध्य है, इसके लिए, और नियत मरण ख्यापक लिंगम अरिष्टम, तो अरिष्ट लक्षण देखने के लिए इस परीक्षा का हम उपयोग करते हैं। अभी हमने क्लिनिक में ऐसे एक चार्ट बना के रखा है, उसके ऊपर दिशाएं लिखी है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान्य। परीक्षा कैसे करते हैं? तो पूरा एक कांच का गिलास या डिश में मूत्र, पेशेंट का मूत्र लेके उसमें ऊपर से तैल बिंदु धीरे से डालना है और फिर उसकी परीक्षा करनी है। बिंदु की परीक्षा जैसे वो झट से एक दिशा की तरफ जाता है, उतने ही निमिष मात्र अवसर में हमें उसकी परीक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि वो वैसा ही झट से उस दिशा में जाता है। इसका हम वीडियो आगे देखेंगे। तैल बिंदु परीक्षा। अब इस तैल बिंदु परीक्षा जो है, वो अगर हमने तेल ऊपर से डालने के बाद वो देखो आग्नेय की तरफ गया, तो ये मृत्यु सूचक लक्षण है। वो पेशेंट भी वैसी है, उसको देख के भी ऐसा पता चलता है, लेकिन फिर भी हमारे अनुमान को पुष्टि के लिए ये तैल परीक्षा हम करते हैं। आप देख सकते हैं आग्नेय की तरफ वो गया है, तो पेशेंट का ये देखो, ये आपको देख के ऐसा लगेगा कि ये मूत्र है या और कुछ है, लेकिन ये मूत्र ही है। अगर आटे को हमने पानी में मिलाया
तो जैसा रंग आएगा वैसा ये रंग है। ये भी वायव्य की तरफ गया तो मृत्यु सूचक ही है। दोनों पेशेंट भी वैसे हैं, प्रमेह के हैं, लेकिन अभी उनमें मूत्र दोष बहुत ही दिखाई दे रहे हैं, तो उनका मृत्यु निश्चित है। ये एक सुख साध्य पेशेंट का मूत्र परीक्षण है। तैल बिंदु हम सिर्फ अरिष्ट के लिए नहीं करेंगे, तो सुख साध्य के लक्षण के लिए भी हम ये कर सकते हैं। तो ये मूत्र पीताभ ज्यादा दिख रहा है, फिर भी आप देख सकते हैं कि वो वहां स्थिर रह गया है, तैल बिंदु। तो ये सुख साध्य व्याधि है। हमें भी तसल्ली मिलती है और पेशेंट को भी तसल्ली मिलती है। तो ये तैल बिंदु परीक्षा हम ऐसा चार्ट बना के हमारे क्लिनिक में ऐसे पेशेंट के बारे में अगर हमको कुछ शंका है या इसका व्याधि कष्ट साध्य है, असाध्य है, ये अरिष्ट दिख रहे हैं, तो इस समय में हम ये परीक्षा कर सकते हैं। अगर दक्षिण दिशा को बिंदु गया तो कष्ट साध्य है, उत्तर दिशा को गया तो सुख साध्य है, पश्चिम दिशा को सुख और आरोग्य से पूर्ण है, पूर्व दिशा को भी सुख साध्य है, वायव्य दिशा को गया तो मृत्यु निश्चित है, नैऋत्य को गया तो मृत्यु सूचक लक्षण है, आग्नेय को भी मृत्यु सूचक है, और अगर ईशान्य दिशा को गया तो ऐसा वर्णन किया है कि अमृत देने के बाद भी वो नहीं बचने वाला है, तो जल्दी ही मृत्यु आएगा, ऐसा ये पेशेंट है। इसका हम अनुमान इस तैल बिंदु परीक्षा से करते हैं। तो अब तक हमने ये जो भाव परीक्षण देखे, इसका अगर हमें पेशेंट को घर से कुछ बताना है या क्लिनिक में कुछ उनका परीक्षण करना है, तो ऐसे ये छोटे छोटे क्वेश्चन पेपर जैसा हमने बनाया है। श्वेतस्राव के बारे में मात्रा कैसी है, उसका स्वरूप कैसा है, वर्ण कैसा है, गंध है या नहीं, कंडु इत्यादि लक्षण है या नहीं, और स्त्यानता है या नहीं, ऐसा हम छोटा पेपर दे के उनको ये बोल सकते हैं कि आप ये भर के दे दो, तो हमारे सामने उनका जो डाटा है वो उनके केस पेपर से जुड़ा हुआ रह सकता है। रजब परीक्षा का भी ऐसा किया है, मात्रा कैसी है, वर्ण कैसा है, गंध कैसा है, स्वरूप कैसा है, बाकी कुछ लक्षण है या नहीं, वस्त्र रंजन हो रहा है या नहीं, धूत वस्त्र कैसा दिख रहा है, उसका फोटो, ऐसा हम अगर डॉक्यूमेंटेशन करें तो हमारे सामने बहुत सारा डाटा कलेक्ट हो जाएगा। और अभी हमारे बारे में जो बाकी के लोग बोलते हैं कि आपके यहाँ डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, आप आयुर्वेद में रिसर्च नहीं करते, तो ये रहेगा हमारा रिसर्च। तो ऐसा स्तन्य परीक्षण, मूत्र परीक्षण, पुरुष परीक्षण, ऐसा हम हर एक पेशेंट के बारे में या जिसका करना जरूरी है उसके बारे में हमने किया। प्राकृत मलमूत्र परीक्षा भी हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें प्राकृत का ज्ञान नहीं हुआ तो विकृत का नहीं होगा। तो पहले प्राकृत भी देखना चाहिए, प्राकृत स्तन्य कैसा होता है, प्राकृत रज कैसा होता है, प्राकृत शुक्र कैसा होता है, और पेशेंट तैयार होते हैं। ये हमारा अनुभव है कि पेशेंट ऐसा नहीं बोलते कि हम नहीं देंगे, हम नहीं करेंगे, हम शुक्र नहीं देंगे, ऐसा नहीं बोलते। अगर हमने उनको अच्छी तरह से समझाया कि ये किस लिए हम कर रहे हैं, तो वो जरूर हमें कोऑपरेट करते हैं, अपना सब कुछ देते हैं। और हमारे सामने अगर ऐसा डाटा कलेक्ट हो गया तो हमारा निदान भी अच्छी तरह से, जैसे बाहर पैथोलॉजी लैब रहती है, वैसा हमारा भी एक डॉक्यूमेंटेशन के कारण हम हमारा एक प्रोटोकॉल या हमारा कुछ ऐसा निष्कर्ष बना सकते हैं कि ऐसा ऐसा दिखाई दिया तो ये है, वैसा दिखाई दिया तो वह है। ये ग्रंथ में तो हमें दिया ही है,
सिर्फ हमें उसकी प्रचिति लेनी है, हमें उसका पुनः प्रत्यय लेना है। ये दिया नहीं है, हम कुछ नया खोज रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमें उसका पुनः प्रत्यय लेना है, उसकी परीक्षा करनी है। बात इतनी है कि ये सब हमें धीरज से, लज्जा ना रखें, हमको पेशेंट को ये बोलना है और उनसे ये करवाना है, या हमें हमारे क्लिनिक में प्रत्यक्ष रूप से करना है। ये भी जो नॉर्मली या आमतौर पर जो भाव पदार्थों का या शरीर भाव का परीक्षण करना जरूरी है, इसका मैंने सिर्फ ये दिशा दर्शक ज्ञान मुझे जो हुआ है वो आपको बताया है। आप आगे जाकर उनमें जरूर कुछ न कुछ आपका योगदान देंगे, ये मेरी इच्छा है और मेरा विश्वास भी है। तो अभी कल से आप लोग भी ये सब शुरू करो, भाव पदार्थों का परीक्षण करना शुरू करो, और हमारा निदान, हमारी चिकित्सा शुद्ध स्वरूप से कैसे हो। निदान एलोपैथी का और दवा आयुर्वेद की ऐसा मत करो। कुछ भी निदान हो, लेकिन वो आयुर्वेद की परिभाषा में ही होना चाहिए, और इस भाव पदार्थ के परीक्षणों के आधार पर हम ये कर सकते हैं, ये जान सकते हैं, और दुनिया के सामने आयुर्वेद की महत्ता रख सकते हैं। मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया। पहले तो मेरा व्याख्यान 28 तारीख को था, लेकिन अस्वास्थ्य के कारण मैं उस दिन नहीं आ सकी। जो ऑर्गेनाइजर है अमोल सर, उन्होंने मुझे आज यहाँ आकर बोलने का और मेरे जो विचार है, मेरी जो परीक्षा है, जो मैंने प्रयोग किया है, उसको आपके सामने रखने का अवसर दिया। इसलिए मैं सबके आभार प्रदर्शित करती हूँ। अगर आपको कुछ इसमें मार्गदर्शन चाहिए, कुछ आपकी शंका है, तो आप जरूर पूछ सकते हैं। कभी भी आप आकर हमारे क्लिनिक में भी ये देख सकते हैं कि कैसे करना है, कब करना है, कैसे पेशेंट रहते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम कुछ क्वेश्चन है एक दो, क्या मैं पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर। मॅम पहिला क्वेश्चन है, तेल बिंदू मध्ये तेलाचे यूज करायचे का? तेल बिंदु जो परीक्षण है उसमें तेल कौन सा यूज करना है? अभी तो मैंने तिल तेल का ही इस्तेमाल किया है। अभी यह करना है कि दूसरा तेल लेने से कुछ फर्क होता है या नहीं, और वो भी करना है कि सुबह का सैंपल लेना है या दिन भर में कभी भी सैंपल लेकर उसमें कुछ उसके निरीक्षण में फर्क होता है या नहीं, वो मुझे देखना है। अभी तक वो मैंने किया नहीं है। अभी तक ये जो किया है वो सुबह का सैंपल और उसमें तैल बिंदु डाल के उसका परीक्षण किया है। ओके मैम, धन्यवाद। मैम और एक क्वेश्चन है, हाँ? यूरिन टू बी कलेक्टेड एट व्हाट टाइम? मतलब जो यूरिन कलेक्ट करनी है वो सुबह की पहली यूरिन कलेक्ट करनी है, उसके लिए स्टराइल कंटेनर यूज करना है, मतलब आपका अनुभव कुछ इसमें? हाँ हाँ, अभी मैंने बताया कि अगर पेशेंट हमारे यहाँ एडमिट है तो हम कभी भी यूरिन सैंपल ले सकते हैं, लेकिन अगर ओपीडी लेवल पे पेशेंट आ रहा है तो हमें वो सोचना चाहिए कि कब का सैंपल लेना है। अभी तो मैंने सुबह का ही सैंपल बताया है। अगर पेशेंट आपके यहाँ दोपहर आने वाले हैं तो सुबह का सैंपल नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें उतना टाइम रखने से कुछ फर्क होता है या नहीं वो हमें देखना जरूरी है। अभी तो मेरे यहाँ जो पेशेंट रहते हैं उनके बारे में ही मैंने ये परीक्षा की है। तो ये सुबह का सैंपल लेकर उनका तैल बिंदु परीक्षा किया है। अभी आगे का जो प्रोजेक्ट है वो दोपहर का सैंपल, रात का सैंपल लेके क्या फर्क पड़ता है,
दूसरा तेल यूज करने से क्या फर्क पड़ता है, वो आगे का अभ्यास रहेगा। ओके मैम। मैम और एक क्वेश्चन, वयानुसार प्रमाणतः स्वरूपतः रजस्राव वेगवेगळा असतो, तो प्राकृत कसा ओळखावा? उसमें ज्यादा फर्क नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ शस्त्र कर्म करने के बाद, जैसे कि ट्यूबेक्टोमी करते हैं, तो उसके बाद रज का प्रमाण कम होता है, ऐसा दिखाई देता है। जब पहली रज प्रवृत्ति शुरू होती है तो प्रमाण निश्चित रूप से समझ में नहीं आता है। 5-6 महीने के रज प्रवृत्ति के बाद हमें उसका अंदाजा आ जाता है कि इसका प्राकृत रजस्राव क्या है। वो भी मैंने पहले बताया कि प्रकृति के ऊपर भी वो रहता है। जो बहुत दिन तक बिना कुछ लक्षण निर्माण किए, बिना कुछ पूर्व रूप या रूप के बिना जो रजस्राव है, वो हमें प्राकृत समझना चाहिए। उम्र के हिसाब से उसमें ज्यादा बदल नहीं होता है तो सिर्फ रजोनिवृत्ति काल में। उसमें वो कभी अनियमित हो जाता है, कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है। और नॉर्मली जब रज प्रवृत्ति शुरू हो जाती है 12, 13 या 14 साल में, उससे जो हम चाइल्ड बेरिंग एज जिसको बोलते हैं, या गर्भधारणा होने का समय है, तब तक वो रहता है, वो प्राकृत रहता है। इसके बीच अगर कुछ विकृति हो गई तो उसका प्रमाण या स्वरूप सभी बदल जाता है, लेकिन उम्र के हिसाब से उसमें ज्यादा फर्क नहीं होता है। ओके मैम। मैम लास्ट क्वेश्चन, मैम किसी हाँ? पेशेंट को पहले और दूसरे दिन ही ज्यादा ब्लीडिंग होता है और मतलब पहिल्या दुसऱ्या दिवशी एकदम असं फ्लश आउट होतं, ज्यादा तर ये ये विकृति समझे या कैसे? हर बार ये विकृति नहीं होती है। जब प्राकृत स्राव ज्यादा दिन तक है और उसके बाद ही अगर हो गया, मतलब पहले 2 दिन ज्यादा बाद में कम, तो ये विकृति दर्शक होता है। लेकिन पहले से ही ऐसा है तो ये विकृत नहीं होता है, क्योंकि अभी जो मैंने बताया कि प्रकृति के अनुसार शुरू में कम, फिर ज्यादा, थोड़ा सा 5-6 दिन तक थोड़ा थोड़ा, ये प्रकृति का लक्षण है। पहले दिन कष्टार्तव है, बहुत शूल है, उदर शूल है, और उसके बाद अच्छा फ्लो, ये वाता दर्शक है। और पहले दिन से ही 4 दिन तक बहुत ज्यादा या 2 दिन तक बहुत ज्यादा, बाद में कम, ये पित्ता दर्शक लक्षण है। तो ये हमको रुग्ण देख के उसकी प्रकृति, उसका कद, या उसको प्रत्यक्ष परीक्षण करने के बाद ही हमें पता चलता है। प्रत्यक्ष मतलब मैं रुग्ण को प्रत्यक्ष बोल रही हूँ, उसका योनि परीक्षण वगैरह मेरे अभी ध्यान में नहीं है। जो उसको देख के हमको पता चलता है कि ये कैसा है, ये शुक्र क्षय का पेशेंट है, ये रससार पेशेंट है, ये मेदसार पेशेंट है, ये हमको जैसे ध्यान में आता है वैसे ही हमको इसका अनुमान करना पड़ता है। हर बार नॉर्मली जो प्राकृत लक्षण दिखाई देता है वो कभी कभी किसी पेशेंट में विकृति दर्शक भी हो सकता है। तो हर एक पेशेंट के बारे में हमको इसका अलग अलग विचार करना पड़ता है। ओके मैम। मैम क्वेश्चन यहाँ खत्म हो चुके हैं। मैम आज के व्याख्यान के बाद सिर्फ यही लगता है कि ग्रंथकारों ने जो दुष्ट कर्मा वैद्य बताया है वो हमने मराठीमध्ये मला असं सांगायचंय की आम्ही आता याची देही याची डोळे अनुभवला। आज तक हमने ये सिर्फ पढ़ा, लेकिन ग्रंथ को प्रत्यक्ष कैसे देखे, ये सबसे बड़ी चीज हमने आज सीखी। और आपने बताए हुए ये सब प्रत्यक्ष अनुभव हम आज से ही खुद की प्रैक्टिस में अप्लाई करेंगे। मैम आज इथेच थांबूया। हो, धन्यवाद। तुम्ही सगळ्यांनी थँक्यू हे मॅम। करावं हीच माझी अपेक्षा आहे। तसं तुम्ही करत राहाल असा मी विश्वास ठेवते। धन्यवाद। ओके मॅडम, थँक्यू। शुभ संध्या। शुभ संध्या।